अब देखिए गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एक्चुअली गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, लेकिन कंट्रोल सिस्टम कौन सा कंट्रोल सिस्टम? जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, उसका गेन। तो गेन क्या बताता है? गेन बताता है डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, मतलब जो कंट्रोल सिस्टम जिसका नेचर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, वो कितना इफेक्टिव है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में। तो इसको हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे गेन से डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम पता होता है, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल में दो कंडीशन है, कंडीशन एक, कंडीशन दो। कंडीशन एक और कंडीशन दो में सेम पर्सन है, दोनों एक ही पर्सन है दोनों कंडीशन में, लेकिन कंडीशन वन में इस पर्सन का जो बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। तो बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है क्या? एक्चुअली बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम ह्यूमन बॉडी की ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। मेंटेन करना मतलब अगर ह्यूमन बॉडी की ब्लड प्रेशर कम होना होगा तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है उसको बढ़ा के नॉर्मल रेंज में ले जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको कम करके उसको अपने नॉर्मल रेंज में लेके आ जाएगा। वो काम किसका है? बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम का, जो कंडीशन वन में काम ही नहीं कर रहा, लेकिन कंडीशन टू में ये काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन वन में सबसे पहले ये जो व्यक्ति है, पर्सन है, इसका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया गया। तो ब्लड प्रेशर कितना था? 100 mmHg। उसके बाद इस पर्सन में एक नॉन वॉल्यूम ब्लड का ट्रांसफ्यूज किया गया। तो जैसे ही नॉन वॉल्यूम ट्रांसफ्यूज करेंगे ब्लड का इस पर्सन में, तो क्या होगा? इस पर्सन की जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड अमाउंट बढ़ जाएगा, और ब्लड अमाउंट बढ़ना मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना। तो क्या होगा? अब इस पर्सन में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया? 100 mmHg से बढ़ 100 mmHg से बढ़ के 175 mmHg हो गया। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ ब्लड प्रेशर? +75। ठीक है, अब सेम पर्सन है कंडीशन टू में, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम अब काम कर रहा है। ठीक है, इनिशियल ब्लड प्रेशर कितना है? 100 mmHg है ना। और इनिशियल ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने के बाद इसमें भी क्या किया? सेम जितना कंडीशन वन में जितना अमाउंट ब्लड, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंडीशन वन में ट्रांसफ्यूज किया गया था, सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या किया? कंडीशन टू में भी ट्रांसफ्यूज किया गया। लेकिन सेकेंड जो कंडीशन टू में ब्लड प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है? 100 से बढ़ के सिर्फ 125 mmHg हो रहा है। मतलब कितना इंक्रीज हुआ ब्लड प्रेशर? +25 mmHg इंक्रीज हुआ। तो यहाँ जो हमारा बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है, ब्लड प्रेशर को कितना कंट्रोल किया या कितना कम किया, और करेक्शन, आप दूसरा टर्म्स बोल सकते हो, कितना करेक्शन किया। तो करेक्शन कितना किया? जब ये काम नहीं कर रहा था तो +75 इंक्रीज हो रहा था, +75 mmHg इंक्रीज हो रहा था, और जब ये कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है? +25 mmHg इंक्रीज हो रहा है। तो करेक्शन कितना किया? +75 में से -50 इसने कम कर दिया, मतलब करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही -50 इसने करेक्शन किया तो अब इंक्रीज कितना रह गया? +25 ब्लड प्रेशर, +25 mmHg ब्लड प्रेशर इंक्रीज रह गया। ठीक है, तो करेक्शन कितना है यहाँ पे? -50। तो एरर, अब एरर कितना है? एरर मतलब ये जो कंट्रोल सिस्टम है काम करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा रह गया? तो बढ़ा कितना रह गया? +25। तो ये जो +25 है क्या है? एरर है। अब गेन का फार्मूला देखिए क्या है? करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर। करेक्शन कितना है? -50, एरर कितना है? +25। अब 50 को 25 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा? 2, माइनस को प्लस से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा? माइनस। तो गेन कितना हो गया? -2। अब देखिए गेन का वैल्यू जितना बढ़ेगा, डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है उतना ज़्यादा होगा, मतलब करेक्शन उतना ज़्यादा होगा और एरर उतना कम होगा। कैसे? अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, मान के चलिए कंडीशन वन में बीपी कितना इंक्रीज हो रहा है? 100 से 170 mmHg हो रहा है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है? +75। अब कंडीशन टू में मान के चलिए जब बैरोरिसेप्टर, ये जो कंट्रोल सिस्टम है, बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, तो उस टाइम पे
जो ब्लड प्रेशर बढ़ कितना रहा था, 100 से बढ़ के 125 हो रहा था, तो इंक्रीज़ कितना हो रहा था, +25। अब मान के चलिए से कंडीशन 2 में +25 इंक्रीज ना होके कितना होता, +5 इंक्रीज होता और ब्लड प्रेशर कितना रह जाता, 105। ठीक है, तो इसमें इस केस में करेक्शन कितना होता, करेक्शन -70 होता और एरर कितना रहता, +5। अब इसे अगर हम गेन की वैल्यू निकालते तो कितना होता हमारा, -70 डिवाइड बाई -5 और टोटल कितना गेन होता है यहाँ पे, -14। तो मतलब जैसे ही गेन का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, करेक्शन बढ़ रहा है और एरर कम हो रहा है। मतलब क्या कि डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा है वो एक्चुअली बढ़ रहा है। और किससे पता चलता है, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम से पता चलता है। तो ये था हमारा कंट्रोल सिस्टम जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम जो एज ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं, अब पॉजिटिव में देखते हैं। तो पॉजिटिव में क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो हमेशा इनिशिएटिंग स्टिमुलस को फैसिलिटेट करता है या फिर इसको पॉजिटिव में काम करता है। तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस की पॉजिटिव में काम करना या फिर फैसिलिटेट करना मतलब क्या होता है, तो कोई भी वेरिएबल अगर अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट होता है तो ये जो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, उसको और ज़्यादा डेविएट करेगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी की ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है तो ये हो गया इनिशिएटिंग स्टिमुलस। अगर यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जिसका नेचर पॉजिटिव फीडबैक है वो अगर काम करेगा तो क्या करेगा, इनिशिएटिंग स्टिमुलस को और बढ़ा देगा। मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा था ब्लड में उसको और कम कर देगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड में है वो बढ़ रहा है, मतलब अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया। तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ना इनिशिएटिंग स्टिमुलस है। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जो एज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा, वो क्या करेगा, इसको इन्हांस करेगा, इसकी सपोर्ट करेगा या फिर इसको एज अ पॉजिटिव काम करेगा। ठीक है, तो इस केस में कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में बढ़ गया है उसको और बढ़ा देगा। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या हो रहा था, नेगेटिव में जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा था, इनिशिएटिंग स्टिमुलस की अगेंस्ट में काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कंट्रोल सिस्टम इनिशिएटिंग स्टिमुलस को सपोर्ट में काम करेगा। तो इसीलिए और क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ह्यूमन बॉडी के लिए एक्चुअली हार्मफुल होता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करता। क्यों, आप ही देखिए कि कोई भी चीज़ें बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ा रहा है, और कुछ कम हो रहा है, कोई भी वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है तो उसको और कम कर रहा है, तो होम्योस्टेसिस में मेंटेन करने में हेल्प करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम जिसका नेचर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल से समझते हैं जहाँ पे ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। देखिए इस एग्जांपल में, अब ग्राफ को देखते हैं पहले। अगर मान के चलिए ह्यूमन बॉडी की मतलब कोई भी ह्यूमन बॉडी में इंजरी हो गया, इंजरी होने के कारण से क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होगा तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी से ब्लड वॉल्यूम और ह्यूमन बॉडी की जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, आर्टेरियल सिस्टम में और बोल सकते हो वैस्कुलर सिस्टम में जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड लॉस 2 लीटर से कम हो रहा है, 2 लीटर से कम हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या कंट्रोल सिस्टम जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है और ब्लड प्रेशर को अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन करके रखता है, वो क्या करेगा, काम करके ब्लड प्रेशर को फॉल नहीं होने देगा। मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेगा अगर ब्लड लॉस कितना है, 2 लीटर से कम है तो। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड लॉस 2 लीटर से ज़्यादा हो गया तो उस केस में नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा था वो क्या हो जाएगा, अब वो फेल हो जाएगा। और जैसे ही वो फेल होगा तो क्या होगा, अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में मेंटेन नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर अब कम होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इस एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ही ब्लड लॉस हुआ कितना, 2 या 2 लीटर से ज़्यादा, तो क्या हो गया, अब जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो अब कम होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे फेल हो चुका है।
तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम होना, इनिशिएटिंग स्टिमुलस। अभी क्या करेगा, जैसे ही एक्चुअली आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोरोनरी ब्लड फ्लो से। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अगर कम होगा तो कोरोनरी ब्लड फ्लो भी कम होगा। तो यहाँ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो कोरोनरी ब्लड फ्लो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही कोरोनरी ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, हमारे जो कार्डियक मसल है उसको अब कम ब्लड सप्लाई होगा। और कार्डियक मसल को जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होगा तो कार्डियक मसल्स को अब न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन कम अमाउंट में मिलेगा, जिसके कारण से अब कार्डियक मसल्स का वीकनेस होना शुरू हो जाएगा। और कार्डियक मसल जितना फोर्सफुल कंट्रैक्ट करता था नॉर्मली, अब उतना कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। अब फोर्स स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होना मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना वॉल्यूम ब्लड का अपना आयोटा में इजेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ फोर्सफुल जो कार्डियक मसल है उसका फोर्स ही कम हो गया तो क्या होगा, वो कम फोर्स से वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड पंप करेगा, जिसके कारण से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है। और जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, आर्टरी में और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसके कारण से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब जैसे ही आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और कम हुआ तो क्या होगा, हमारा जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है और कम होगा। कोरोनरी ब्लड फ्लो और कम होने के कारण से कार्डियक मसल की वीकनेस और बढ़ जाएंगे, और कार्डियक मसल की वीकनेस और बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम और कम होगा, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर और ज़्यादा कम होगा। और ये जो प्रोसेस है एक बार शुरू होने के बाद रिपीट होता रहेगा, जब तक, कब तक, जब तक कार्डियक मसल्स इतना वीक ना हो जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना ही बंद कर दे। और जैसे ही हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करेगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट बीट बंद हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम होना। और यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इनिशिएटिंग स्टिमुलस को फैसिलिटेट करके क्या कर रहा है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को और कम कर रहा है, जिसके कारण से कोरोनरी ब्लड फ्लो इतना कम हो जाता है कि हार्ट मसल्स कम की वीकनेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि फाइनली हार्ट बीट करना बंद कर देगा और पर्सन को डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसी तरह से आप कोई भी, अभी तक हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का भी बहुत सारा एग्जांपल हमने देखा, वहाँ पे भी आप लॉजिक लगाएंगे कि अगर उस कंडीशन में अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता तो क्या होता, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहता, वो क्या होता और ज़्यादा डिस्टर्ब होता और जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमेशा ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशन में, मतलब कुछ कंडीशन में यूज़फुल भी होता है। बहुत ही कुछ ही कंडीशन है जिसमें यूज़फुल होता है, जिसमें से एक कंडीशन हम देखेंगे जिसमें वो यूज़फुल है। अब देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे क्या होता है, ये देखिए यूट्रस का स्ट्रक्चर, बेबी है यूट्रस में, यूट्रस की ये देख रहे हो जो ये डीप लाइन है, ये क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स कहाँ ओपन होते हैं, वेजाइना, और वेजाइना थ्रू ये बेबी क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जो हमारा लेबर के टाइम की बात करें तो लेबर स्टार्ट कैसे होता है लेबर एक्चुअली स्टार्ट होता है जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होता है। तो यूट्रस की जो अपर पार्ट है सबसे पहले उधर से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, और जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, इस बेबी को सर्विक्स की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। तो बेबी की हेड क्या करेगा, सर्विक्स को क्या करेगा, स्ट्रेच करना डायलेट करना शुरू करेगा, जिसके कारण से सर्विक्स में स्ट्रेचिंग होगा। और सर्विक्स में क्या होता है, बहुत सारा मैकेनो रिसेप्टर होता है, मेनली स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। वो स्ट्रेच को सेंस करेगा, स्टिमुलस क्या है, स्ट्रेच है ना, सॉरी इस स्ट्रेच को सेंस करेगा, और स्ट्रेच को जैसे ही सेंस करेगा तो ये जो अपना स्ट्रेच रिसेप्टर है एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होकर इनपुट सिग्नल किसको भेजेगा, अपना कंट्रोल सेंटर को। यहाँ कंट्रोल सेंटर कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को इनपुट सिग्नल भेजेगा, इनपुट सिग्नल जैसे हाइपोथैलेमस को मिला, उसने आउटपुट सिग्नल भेजा किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, यहाँ पे हार्मोन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ब्लड में एंट्री करेगा और वहाँ के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, फिर से वापस हमारे यूट्रस के पास। यूट्रस के पास पहुँचते ही यूट्रस के जो वाल होते हैं, मस्कुलर वाल, उसमें ऑक्सीटोसिन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, और फाइनली ऑक्सीटोसिन्स इस रिसेप्टर के साथ जो यूट्रस की वाल में जो स्मूथ मसल्स है उसमें जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करेगा, और हम ये जो यूट्रस की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर देगा। तो यहाँ पे इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या था, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन,
है ना। फाइनली यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम एज एन एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, वो क्या कर रहा है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को फर्दर इन्हेंस कर रहा है, मतलब इनिशिएटिंग स्टिमुलस को फैसिलिटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो यूजफुल है कि हार्मफुल है? यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्सफुली यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, बेबी का बर्थ उतना ईजिली होगा। तो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, कंट्रोल सिस्टम जो है, जब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करते हैं वो यूज़फुल है। इस हिसाब से एक दो और एग्जांपल है जहाँ पे यूज़फुल होते हैं, आप बुक खोलिए वहाँ से पढ़िए, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्चुअली हार्मफुल होता है। सेम थिंग यहाँ पे देखा है, सेम। तो ये था हमारा होम्योस्टैसिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।